संसद सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने जम करके तीखे सवाल पूछे और जवाब भी मांगे, लेकिन जब उन सवालों के जवाब सुनने का वक्त आया तो वही विपक्ष रण छोड़ करके बाहर चला गया। दरअसल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर उस आरोप का जवाब दिया जो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा था। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पीएम ने बोलना शुरू किया हो हंगामा शुरू हो गया और उसी के साथ वॉकआउट हो गया सदन से विपक्ष का। तो देखा आपने विपक्ष का ये हंगामा जो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए खड़े होते ही शुरू हो गया। और ये तो सिर्फ हंगामा था, विपक्ष का इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। आखिरकार विपक्ष का ये रवैया राज्यसभा में क्यों था, इस पर हर कोई सवाल पूछ रहा है और सभापति ने तो इसे संविधान का अपमान बताया। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। पीएम मोदी राज्यसभा में विपक्ष को उसी के अंदाज में जवाब दे ही रहे थे कि विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर पीएम ने कहा कि विपक्ष के वॉकआउट को पूरा देश देख रहा है। झूठ फैलाने वालों की सच सुनने की ताकत नहीं। विपक्ष जनादेश को बचा नहीं पा रहा है। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए विपक्ष द्वारा लगाए गए हर आरोप का भी करारा जवाब दिया। पीएम ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार चुनकर वापस आई है। 6 दशक बाद हुई ये घटना असामान्य है। भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुनकर देश में तो स्थिरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने विश्व को आश्वस्त किया है। आदरणीय सभापति जी, पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की पीएम मोदी ने धज्जियां उड़ा दी। पीएम ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हर शब्द मूल्यवान है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां,
और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष को उसकी सेलेक्टिव राजनीति पर भी घेरा और पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए। महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। जो कल पीएम मोदी से सवाल कर रहे थे, वो आज जवाब से भागते नजर आए। पीएम मोदी बार बार लगातार विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा था। पीएम मोदी परजीवियों की पोल खोल रहे थे तो वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इन तस्वीरों से एक बात तो साफ हो गई, जब पीएम ने जवाब की बौछार की तो सारा इंडी गठबंधन न सिर्फ चित हो गया बल्कि बहिष्कार पर उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात एक बार फिर से हाथरस हादसे की कर लेते हैं। इस हादसे के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। घटनास्थल का मुआयना भी किया और इसी के साथ पहुंचे घायलों का हालचाल जानने के लिए और साथ ही घटना की जांच के आदेश भी उन्होंने दे दिए हैं। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, इसमें आप देखिए। हाथरस में हादसा हुआ और योगी सरकार ने सारा महकमा लगा दिया। घायलों को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल विभाग एक्टिव दिखा तो दूसरी तरफ हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। सीएम योगी ने हादसे की जांच के लिए अपने विभागों को तो लगाया ही, खुद भी एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से आप खुद लगा सकते हैं। हादसे के कुछ ही घंटे बाद सीएम योगी हाथरस में थे। योगी हाथरस में कुछ एक्शन मोड में नजर आए। उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि गुनहगारों को नहीं छोड़ने वाले। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समागम में हुई मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के बाद योगी लखनऊ में नहीं रुके, वह आज उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हाथरस पहुंचे। सीधे उस अस्पताल का दौरा किया जहां पर घायलों का इलाज चल रहा था। सूबे के मुखिया हर एक घायल से मिले, हर एक बेड पर जाकर मरीज और तीमारदार से उनका हाल जाना, हादसे का कारण पूछा, पूरी जानकारी ली। जिन्होंने अपनों को खोया उनको सांत्वना दी, परिवार को ढांढस बंधाया, तो वहीं डॉक्टर और अधिकारियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। हाथरस के जिला अस्पताल से निकलने के बाद सीएम योगी बारिश के बीच सीधे हादसे वाली जगह पहुंचे। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली, पुलिस के आलाधिकारियों से बात की, जहां भगदड़ मची उस ग्राउंड जीरो का मुआयना किया। तस्वीरों से साफ है कि यूं ही नहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। हाथरस में हादसे की सीएम योगी ने पहले जानकारी ली, फिर रिपोर्ट तलब की और अब निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है तो वहीं सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। योगी के हाथरस जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है।
सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। योगी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी गलत करे उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो। हाथरस मामले में भी सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां न्यायिक कमेटी गठित कर दी गई है। न्यायिक कमेटी में 3 सदस्य शामिल हैं, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये कमेटी आगे की जांच करेगी और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट भी सौंप देगी। इसी के साथ रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव है, रिटायर्ड आईएएस भावेश कुमार सिंह है, और इस पूरे मामले की जांच करके 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी।